नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीआरडीओ टेक ए पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डीआरडीओ वाले एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 10 एम्पीयर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। तो दोस्तों इसके अंदर जो हम सूत्र काम में लेने वाले हैं वो P बराबर आई स्क्वायर आर, जो कि एक पावर का सूत्र है, और ऊष्मा का सूत्र भी P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। वैसे तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन हम इसमें पावर के रूप में जो है सूत्र को काम में लेने वाले हैं। तो आई का मान और आर का मान हमें दिया हुआ है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर से आई की जगह हम आई का मान रखेंगे और आर की जगह आर का मान रखेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1000 वाट जो है इसका आंसर आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 वाट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके अंदर हमें वाटेज दी हुई है 100 वाट और हमें वोल्टेज का मान दिया हुआ है। तो आर का जो सूत्र होता है वो वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। अब वी की जगह हम वी का मान रखेंगे। वी की जगह वी का मान 200 इंटू 200 अपॉन पी का मान जो हमको दे रखा है, यानी पावर का जो मान हमें दे रखा है, वाटेज जो दे रखी है वो 100 वाट है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाती है और आपकी 400 ओम जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होती है। तो आपके ऑप्शन जो है वो आपके डीसी वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज या संपादित वोल्टेज। तो हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज आती है वह आरएमएस वोल्टेज आती है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि फॉर्म फैक्टर का मान जो होता है वो 1.11 होता है, और आरएमएस मान अगर हमसे पूछे तो 0.707 होता है। ये भी हमको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनुमतीय आवर्ती विचलन कितना है। तो भारत में जो भारतीय विद्युत नियम जो है उसके अनुसार जो फ्रिक्वेंसी जो है वो 3% जो है वो प्लस माइनस हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आवर्ती जो है वो यानी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 3% जो है वो विचरण कर सकती है। ये है हमें ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारित लोड पर वोल्टता परिवर्तन भी 3% होता है, और उच्च ट्रांसमिशन लाइनों में जो वोल्टता प्रतिशत होता है वो 12% प्लस माइनस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, यानी सर्वाधिक जो बिजली बनती है भारत में वो कौन से पावर प्लांट से बनती है। तो भारत में जो सर्वाधिक बिजली बनती है वो आपके ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा बनती है, जिसमें कोयले का जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पेन स्टोक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। आपके ऑप्शन है 4 बे, ऑप्शन बी है टरबाइन, ऑप्शन सी है सर्ज टैंक या ऑप्शन डी है ड्राफ्ट ट्यूब। तो सर्ज टैंक जो होता है वह पेन स्टोक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ये सर्ज टैंक जो होता है दोस्तों, ये आपके पेन स्टोक के जस्ट पीछे लगा होता है। पेन स्टोक में अगर मान लो ज़्यादा कुछ अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो सर्ज टैंक में चला जाता है, जिससे पेन स्टोक जो है वो बच जाती है। अगला क्वेश्चन है, टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है। तो टर्बो जनरेटर जो होता है दोस्तों, इसमें जो है वो जनरेटर के जो पोल होते हैं वो घूमते हैं, और आर्मेचर जो होता है वो स्थिर रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। जो फीडर की साइज जो होती है दोस्तों वो किस पर आधारित होती है। तो वो जो आधारित होती है वो आपके
लोड करंट पर आधारित होती है। फीडर साइज मुख्य रूप से लोड करंट पर आधारित होता है, अर्थात ये धारा खपत के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। मतलब जो फीडर होते हैं वो लोड करंट के अनुसार जो है लगाए जाते हैं, उनका साइज होता है वो लोड करंट के अनुसार निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरसीसी पोल का प्रयोग कितनी लाइन तक किया जाता है? तो आरसीसी पोल जो होते हैं दोस्तों वो आपके 11 केवी तक जो है प्रयोग किए जाते हैं। 11 केवी तक आपके आरसीसी पोल जो है प्रयोग किए जाते हैं। और आरसीसी पोल के अंदर, आरसीसी पोल में जो एक टान जो होती है और यहाँ पे जो एक इंसुलेटर लगा होता है, इस इंसुलेटर का नाम जो होता है वो स्ट्रे इंसुलेटर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो ओवरहेड इंसुलेटर के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है दोस्तों वो आपके पोर्सिलिन होता है। EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर पोर्सिलिन के बने होते हैं। पोर्सिलिन एक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ होता है जो हाई वोल्टेज पर भी उच्च दक्षता प्रदर्शित करता है, इसलिए हम पोर्सिलिन जो है वो सर्वाधिक काम में लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 66 केवी प्रेषण लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कितने इंसुलेटर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं? तो 66 केवी प्रेषण लाइन के लिए 4 प्रकार के सस्पेंशन डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क की संख्या हम जो है वो इस सूत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं, जितना हमको वोल्टेज दिया होगा वो वोल्टेज अपॉन 11√3। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास 3.46 आता है, जो कि लगभग 4 के बराबर है। यानी 4 डिस्क हम जो है वो, या 4 इंसुलेटर जो है डिस्क इंसुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी वोल्टेज के लिए जो है डिस्क इंसुलेटर की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, HV पारेषण लाइनों में किस प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं? जो हाई वोल्टेज पारेषण लाइन होती है उनमें कौन कौन से इंसुलेटर काम में जाते हैं? आपके ऑप्शन है पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, शेकल इंसुलेटर। ऑप्शन डी, ए या बी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए और बी यानी पिन इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर दोनों ही इंसुलेटर जो है वो आपके पारेषण लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। HV पारेषण लाइन में निम्न पिन इंसुलेटर एवं सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। पिन इंसुलेटर पारेषण लाइन में 33 केवी तक प्रयोग किए जाते हैं, जबकि सस्पेंशन इंसुलेटर जो होते हैं वो इससे भी अधिक वोल्टता पर प्रयोग किए जाते हैं। आपके जो पिन इंसुलेटर होते हैं वो 11 केवी और 33 केवी तक प्रयोग किए जाते हैं, और सस्पेंशन इंसुलेटर जो होते हैं वो इनसे भी ज़्यादा वोल्टेज पर प्रयोग किए जाते हैं। जो आपका शेकल इंसुलेटर जो होता है, शेकल इंसुलेटर जो होता है जहाँ पर लाइन ख़त्म हो जाती है वहाँ पर ये शेकल इंसुलेटर जो है प्रयोग किए जाते हैं। शेकल इंसुलेटर का जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है, जहाँ पे लाइन समाप्त हो जाती है वहाँ पर शेकल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हैं वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़ें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए ला सकें, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर मदद हो सके। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेड की मीटर में हम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए? यानी ओवरहेड लाइन जो होती है उसकी जो शीर्ष जो आपकी इमारत होती है, इमारत से ओवरहेड लाइन की जो ऊंचाई होनी चाहिए वर्टिकल, यानी अगर मान लो आपकी ये इमारत है और यहाँ से अगर कोई ओवरहेड लाइन जा रही है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो न्यूनतम क्लियरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2.439 मीटर जो है इसका क्लियरेंस होना चाहिए। सपाट छत वाली इमारतों के शीर्ष और ओवरहेड लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस जो होना चाहिए वो 2.439 मीटर होना
चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इमारत और ओवरहेड लाइन या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच क्षैतिज क्लियरेंस या न्यूनतम कितना होना चाहिए। क्षैतिज क्लियरेंस यानी अगर मान लो आप ये कोई इमारत है और इसके सामने से अगर कोई ओवरहेड लाइन जा रही है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए यानी न्यूनतम क्लियरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.219 यानी 1.219 मीटर जो है वो क्षैतिज क्लियरेंस होना चाहिए। अगला प्रश्न है, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किसी भी स्थापना में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भरत धारा का कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/5000 यानी 1/5000 जो है वो इसका क्षरण धारा का मान होना चाहिए। किसी नई स्थापित विद्युत वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व मेगर नामक यंत्र द्वारा करंट लीकेज क्षरण परीक्षण किया जाता है। लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल करंट के 1/5000वें अंश के बराबर या इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो मेगर आप जो है दोस्तों, मेगर जो होता है वो इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए काम में आता है। किसी केबल, अंडरग्राउंड केबल जो होती है कि अंडरग्राउंड केबल के अंदर अगर हम इनको केबल का इंसुलेशन नापते हैं तो वो मेगर द्वारा ही नापा जाता है। मेगर जो होता है वो उच्च प्रतिरोध को नापने का कार्य करता है और मेगर के अंदर जो वैल्यू आती है वो 10 मेगा ओम से कम नहीं आनी चाहिए। 10 मेगा ओम से अगर कम आती है तो इंसुलेशन कमज़ोर होता है और 10 मेगा ओम से ज़्यादा आने पर ही इंसुलेशन को अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 3 फेज़ों और न्यूट्रल तारों के बीच जो रंग होता है वो क्या होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 3 फेज़ के अंदर 3 तार होते हैं और एक न्यूट्रल तार जो होता है उनमें कलर जो होता है वो RY भी होता है। R मतलब रेड यानी लाल, Y मतलब पीला यानी येलो और ब्लू यानी नीला। और जो न्यूट्रल का कलर होता है वो काला होता है। और अर्थिंग का जो कलर होता है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थिंग का कलर जो होता है वो कैसा होता है। तो अर्थिंग का जो कलर होता है वो हरे रंग का होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और थ्री फेज़ और एक न्यूट्रल जो होता है वो हमें स्टार कनेक्शन से प्राप्त होता है, जहाँ स्टार पॉइंट जो होता है वो न्यूट्रल कहलाता है और बाकी RY भी 3 फेज़ होते हैं। डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके पिछली परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको ऐसे ही अगर वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम अगली वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हमको हिम्मत मिलेगी कि आप शायद वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।